सीपीएस मामले को चुनौती देने वाली याचिका में आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं। इसमें यह कहा गया है कि सीपीएस मंत्रियों वाली कोई भी सुविधाएं अवेल नहीं कर पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल अनूप रतन हमारे साथ हैं। सर, आज कोर्ट में क्या क्या हुआ है, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस मामले में सीपीएस जो हैं उनको कहा गया कि वो मंत्री वाली कोई भी सुविधाएं नहीं ले पाएंगे। ये याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने कहा कि अगर वो मंत्री वाली सुविधाएं नहीं ले पाएंगे, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो पहले से ही मंत्रियों वाली किसी भी सुविधा को प्राप्त नहीं कर रहे थे। जो हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट सैलरीज अलाउंसेस पावर प्रिविलेजेस एंड एमेनिटीज एक्ट 2006 है, उसके तहत उन्हें सैलरी प्राप्त करने का, उन्हें रेजिडेंस देने का और उन्हें कन्वेंस देने का ऑलरेडी किया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है। उसका मतलब है जो कानून के प्रावधान हैं वो इम्प्लीमेंट होते रहेंगे और उन्हीं प्रावधानों के अनुसार चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज काम करेंगे। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज तक भी ये लोग सिर्फ मिनिस्टर के पास प्रपोजल सबमिट कर रहे थे, उन्हें असिस्ट कर रहे थे, ना कि किसी प्रकार से मिनिस्टर का कार्य कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, अब आप लोग जागरूक लोग हैं, मीडिया हमेशा बताता है, आज तक कभी कोई चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गया। अगर वो मिनिस्टर का फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे होते तो वो कैबिनेट मीटिंग का पार्ट होते। आज तक किसी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने और कोई फाइल पे ऐसी अप्रूवल नहीं दी जो अप्रूवल मानी जाए। प्रपोजल हाँ वो सबमिट कर सकते हैं, उन्होंने ऑफिस की ओथ ली होती है तो वो प्रपोजल उन्होंने सबमिट की। उस प्रपोजल पर अंतिम निर्णय या तो ऑनरेबल मिनिस्टर लेते हैं या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लेते हैं या फिर कैबिनेट लेती है। इसमें एक सवाल सीक्रेसी को लेकर भी उठाया जा रहा है कि इसमें आपकी सीक्रेसी भी तो लीक होती है, क्योंकि मंत्रियों को तो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसमें थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आने के पश्चात सीक्रेसी का जो एक पैरामीटर्स थे वो बिल्कुल बदल चुके हैं। अब कैबिनेट का हर फैसला, कैबिनेट का हर मेमोरेंडम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में प्राप्त किया जा सकता है, जब तक कि वो बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ बात ना हो। तो ये बात कहना कि वो सीक्रेसी, परंतु मैं फिर भी ये स्पष्ट करूं कि सेक्शन 6 के तहत उस कानून, जिस कानून की मैंने अभी बात की 2006 का कानून, सेक्शन 6 के तहत जो भी व्यक्ति पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाई जाती है। तो जिस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि मिनिस्टर्स को गवर्नर ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाएंगे या गवर्नर को चीफ जस्टिस ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाएंगे, उसी प्रकार इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को माननीय मुख्यमंत्री ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलाएंगे। और एक बार जब प्रावधान के अनुसार ओथ ऑफ सीक्रेसी उन्होंने ले ली है, तब वो लोग उस फाइल को देखने का हक रखते हैं और उस पर अपना प्रपोजल सबमिट करने का भी हक रखते हैं। इसमें एक बात ये भी आ रही है कि सरकार ने सीपीएस की नियुक्ति क्यों की थी? क्या इफेक्टिव गवर्नेंस इसका कारण था? कोर्ट में इस विषय में आपने सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा है? देखिए, अभी सरकार का पक्ष आना बाकी है, परंतु क्योंकि हम तैयार हैं उस पक्ष को रखने के लिए, और बाकी जब सीपीएस वगैरह अपना पक्ष रखेंगे उसके पश्चात सरकार इस आर्गुमेंट्स को क्लोज करेगी। हमने इस तरह से अपनी नीति बनाई थी तो उस तरह से हम काम कर रहे हैं। परंतु मैं स्पष्ट कर दूं कि 1951 में 1951 में पहली बार भारत सरकार ने सीपीएस अपॉइंट किए थे और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ये जो सीपीएस का प्रावधान है ये ना तो मिनिस्टर्स हैं, ना मिनिस्टर्स की तरह कोई कार्य करेंगे, ये उन युवा लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को, या उन पार्लियामेंटेरियंस को जिनको आज मिनिस्टर के रूप में कार्य करने का मौका नहीं मिलता, उनको एक अनुभव देने की एक प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उस वक्त कोई कानून नहीं बनाया गया था, लेकिन एक कन्वेंशन से 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें भी ऐसा प्रावधान था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें भी ये प्रावधान था। नाम भिन्न थे,
कोई कहीं वो उनको काउंसलर्स बोला गया, कहीं उनको काउंसिल सेक्रेटरी बोला गया। लेकिन ये प्रावधान भारत में और ब्रिटेन में शुरू से चलता आ रहा है। उसी प्रावधान के अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले 1951 में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाए, फिर उसके पश्चात लगातार बनाए गए। और ये जो एक्ट 2006 आया हिमाचल प्रदेश में, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के 12 एमएलएज ने इस कानून को पारित होने के 16 वर्ष बाद चुनौती दी है। और चुनौती देने वालों में से माननीय सतपाल सत्ती जी जो विधायक हैं हमारे, वो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। उसके पश्चात 2009 में इस कानून में संशोधन किया गया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2012 में संशोधन किया गया, तब इन जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे इनके जो वेतन और भत्ते थे वो बढ़ाए गए। और मैं एक और बात कहूं कि 2006 में जब ये कानून पास हुआ, मेरे पास वो स्टेटमेंट सा रिकॉर्ड है, तो माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने कहा कि मैं इस एक्ट की मेरिट्स पे कोई बात नहीं करना चाह रहा हूं। और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि ये एक्ट जब पास किया जा रहा है, तो पार्लियामेंट ने जब मिनिस्टर्स का कोटा रिस्ट्रिक्ट किया था आर्टिकल 164(1)(a) के तहत, तब पार्लियामेंट के ध्यान में ये बहुत स्पष्ट बात थी कि ना सिर्फ मिनिस्टर बल्कि प्रदेशों में और देश में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज भी बनाए जाते हैं। उसके पश्चात भी उन्होंने, पार्लियामेंट ने उन पदों को खत्म नहीं किया, इसलिए ये कानून होगा। याचिकाकर्ता के वकील ने एक और पॉइंट रखा, उन्होंने कहा कि इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का भी ये कॉन्सेप्ट है। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या जिक्र है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का? देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर ये एक्ट खत्म होता है, 2006 का कानून रद्द होता है, तो पार्लियामेंट जो 1971 का कानून है जिसमें इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से इस पद को बाहर रखा गया है, तो उस कानून को भी रद्द किया जाए। परंतु अभी तक ये कानून चल रहा है, लागू है हिमाचल प्रदेश में, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से उनका बाहर होने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जब मणिपुर में एक्ट को मणिपुर असेंबली ने रिपील कर दिया था, उस रिपील के बाद जो एक्शन रोके गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन विधायकों को भी संरक्षण दिया था, उनकी भी विधायकी को रद्द नहीं किया गया था। तो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, हिमाचल प्रदेश के कानून के तहत ये पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर है, इस कारण इस पे इस प्रकार की कोई बात होने वाली नहीं है। परंतु मैं फिर ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ना तो वो मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे, मैंने अपने रिप्लाई में भी ये स्पष्ट किया है कि वो मिनिस्टर के रूप में डिस्चार्ज नहीं करेंगे, और उच्च न्यायालय का ये अंतरिम आदेश पूर्णतया वैध है कि कानून के अनुसार वो मिनिस्टर ड्यूटीज नहीं कर सकते हैं। तो फिर हाई कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है, उन्होंने कहा कि सीपीएस मंत्रियों वाली कोई भी सुविधाएं नहीं ले पाएंगे, तो अब उसमें सवाल ये है कि कौन सी सुविधाएं ले रहे थे, क्योंकि सरकार की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आना भी ज़रूरी है। आपने भी पक्ष रखा है, तो लोगों को भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो कि कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं थी, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ने तो सिर्फ फ्लैग रॉड का जिक्र किया और बाकी चीज़ों का तो उन्होंने भी जिक्र नहीं किया। देखिए, याचिकाकर्ता के वकील मीडिया में कुछ और बोल रहे हैं, कोर्ट में उन्होंने ये नहीं बताया। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जो ये 2006 का एक्ट है, उसमें रेजिडेंस देने का प्रावधान सरकार की तरफ से है, और ये रेजिडेंस देने का प्रावधान केंद्र सरकार ने भी 1952-53 में 1952-53 में किया था। इसी प्रकार डिफरेंट टाइम पे सैलरी और अलाउंसेस का प्रावधान सेक्शन 9 में है, सैलरी और अलाउंसेस सेक्शन 7 में है, और कन्वेंस गाड़ी का प्रावधान सेक्शन 9 में है। और इस एक्ट में स्पष्ट कहा गया है कि जो विधानसभा के सदस्य चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनेंगे, वो सदस्य सिर्फ एक सैलरी का हकदार होगा, या तो वो मेंबर की सैलरी लेंगे या वो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की सैलरी लेंगे। तो मेरे अनुसार घर गाड़ी देना, उनको लगता है कि इनको घर और गाड़ी दे दिया है तो प्रदेश सरकार बहुत खर्चा कर रही है, लेकिन घर और गाड़ी देना मेरे अनुसार कानून सम्मत है, क्योंकि ये कानून में ऑलरेडी प्रावधान किया गया है। तो इन्हीं बातों को लेकर उनको लगता है कि ये मिनिस्टर जैसी सुविधाएं एंजॉय कर रहे हैं, जबकि मैं आपको बताऊं कि एमएलएज को भी शिमला में घर दिए गए हैं, कहीं एक फ्लैट दिया गया, कहीं को रिक्वायरमेंट के अनुसार 2 फ्लैट दिए गए हैं, उनसे भी लाइसेंस फी ली जाती है, और जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को घर दिए गए हैं उनसे भी लाइसेंस फी ली जाती है।
इसी प्रकार कन्वेंस अलाउंस एमएलएस को भी मिलता है, वो सारा स्पष्ट हमने अपने रिप्लाई में उच्च न्यायालय में किया हुआ है, उन्हीं सब बातों को आधार मानते हुए, क्योंकि हमने मिनिस्टर की क्या सैलरी है, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की क्या सैलरी और एमएलए की क्या सैलरी है, उनको क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, वो सारे अपने रिप्लाई में स्पष्ट कर दिए हैं। तो हमने कहा है कि मिनिस्टर को जो सैलरी मिलती है वो ज़्यादा है, और वो जो इनको सैलरीज मिलती है वो सिर्फ एमएलए के बराबर या थोड़ा बहुत ज़्यादा वो मिलती है, लेकिन वो सिर्फ एमएलए के बराबर के ही सारे हक और हकूक इस्तेमाल कर रहे हैं। टाउन हॉल मामले में भी आज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन व्यक्ति ने डाली थी, उसमें भी आज सुनवाई थी, उसमें क्या हुआ? टाउन हॉल मामले में हाई एंड कैफ़े को लेकर आज न्यायालय में चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा है, जो याचिका करता है, उन्होंने कहा कि हाई एंड कैफ़े नहीं खोला गया है, बल्कि एक और जो कैफ़े है उसमें ओपन किचन्स बना दी गई हैं। इन सब बातों को लेकर, क्योंकि उन्होंने टेंडर प्रक्रिया को चैलेंज नहीं किया है, तो जिसको जो टेंडर मिला वो चला, लेकिन क्या वो कैफ़े हाई एंड कैफ़े है कि नहीं, इस पर हमने प्रदेश सरकार की तरफ से, HPIDB की तरफ से, बोर्ड की तरफ से और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हम सब ने आज न्यायालय में बहस की। और हमारा जो मुख्य मुद्दा था, जो न्यायालय को हम कन्विंस करना चाह रहे थे, वो इन बातों पे कर रहे थे कि जो शिमला शहर है, शिमला नगर है, उसके स्तर के अनुसार, उसके जो हमारे यहाँ लिविंग है, जो हमारे यहाँ रहने का तरीका है, उसके अनुसार शिमला में ये एक हाई एंड कैफ़े बनाया गया है, ताकि ना सिर्फ रिच आदमी, वेल्दी आदमी बहुत वो ही इस कैफ़े में जा सके, परंतु आम शिमला का नागरिक भी टाउन हॉल में बैठकर कॉफ़ी का आनंद ले सके। तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस तरह से इस कैफ़े का सृजन किया गया है। तो मामले को आज सुरक्षित रख लिया गया और उस पर जल्द फैसला आने की संभावना है। सर, डिप्टी सीएम को चुनौती देने वाली याचिका भी याचिकाकर्ता ने वापस ली थी, इसके पीछे क्या रीज़न था? थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपसे भी चाहूँगी। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेचर्स हैं, 12 लेजिस्लेचर्स हैं, वो पॉलिटिकल के अनुसार न्यायालय की प्रक्रिया का उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें लगा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं हर प्रदेश में, तब उन्होंने न्यायालय के समक्ष आकर कहा कि अब हम डिप्टी सीएम की याचिका को चुनौती नहीं देंगे। और अब ये भी हो सकता है कि जब चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश में बनाए गए, तो हो सकता है वो इस याचिका को भी वापस लें। तो मेरा ये मानना है, इस स्टेज पर 7-8 महीने के पश्चात, क्योंकि मई में ये याचिका दायर की गई थी और दिसंबर में उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो याचिका है उनको वापस ले लिया, तब जब उनके पॉलिटिकल सूटेबिलिटी के अनुसार उनके दल ने भी बाकी प्रदेशों में डिप्टी सीएम बना दिए। तो हो सकता है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए अगर वो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहाँ कानून है और उस कानून को वैधता दी जा चुकी है हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ द्वारा, तो वो छत्तीसगढ़ में भी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना सकते हैं। उस स्थिति में फिर से देखना होगा कि जो इतना समय न्यायालय का दुरुपयोग हुआ है, वेस्ट हुआ है, उसके बारे में न्यायालय में क्या कहा जाता है। हमने उस वक्त भी कहा था कि डिप्टी सीएम के मामले को लेकर इन्होंने न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और इन पर कॉस्ट लगनी चाहिए, परंतु न्यायालय ने अपने फैसले में उनको ये परमिशन दे दी। दूसरी बात ये है कि एक और जो पिटीशन है कल्पना वाली, उसमें तो इस एक्ट को भी चुनौती नहीं दी गई है, परंतु वो बाहर आकर उस सारे तथ्यों को बोलते हैं कि हमने कानून को भी चुनौती दी है, जबकि उनकी पिटीशन को पढ़ा जाए तो वो सिर्फ एक आर्गूमेंट दे रहे हैं कि बिमलांशु राय की जो जजमेंट है उसी के आधार पर सीपीएस का फैसला होना चाहिए, जो हमारे कानून से बिल्कुल भिन्न है। एडवोकेट जनरल अनूप रतन हमारे साथ थे। मसले 2 थे, हमने आपको पहले ही बताया कि सीपीएस मामले को चुनौती देने वाली याचिका में आज कोर्ट में क्या हुआ, ये भी हमने आपको बताया, और दूसरा टाउन हॉल मामले में आज कोर्ट में क्या हुआ, ये भी हमने आपको बताया। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।